तो बिना देर किए सीधे पेज 24 से इस दस्तावेज को डिकोड करना शुरू करते हैं। ये अप्रोच सबसे सही है, क्योंकि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो रटने से ज्यादा उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना जरूरी होता है। सही कहा। तो पेज 24 की शुरुआत होती है दूर संचार विभाग यानी डीओटी के एक कड़े साइबर सुरक्षा नियम से। अब मैसेजिंग ऐप्स को लगातार यूजर के डिवाइस में लगे एक्टिव सिम कार्ड से लिंक रहना होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे यहाँ ये समझना है कि जब व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऐप्स इंटरनेट पर चलते हैं तो उन्हें सिम कार्ड से बांधने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, ये कोई साधारण फॉर्मेलिटी नहीं है। आज के समय में ज्यादातर साइबर फ्रॉड इंटरनेट कॉलिंग के जरिए होते हैं। अच्छा। हाँ, जहां अपराधी वाईफाई का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन और पहचान छिपा लेते हैं। लगातार एक्टिव सिम कार्ड से लिंक करने का मतलब है कि उस ऐप का पूरा डेटा एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजरेगा। ओहो, मतलब अगर कोई स्कैमर पकड़ा जाता है तो टेलीकॉम कंपनी के पास उसकी केवाईसी और असली पहचान मौजूद होगी। एकदम सही। ये साइबर क्रिमिनल्स की जो गुमनामी की ढाल थी ना, उसे तोड़ने का एक सीधा तरीका है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में जवाबदेही तय करने का टूल बन गया है। खैर, इसी पेज 24 पर हमारी संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कुछ अहम जिक्र है। हाँ, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल। बिल्कुल। दिसंबर 2025 में नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया गया। साथ ही 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस का उल्लेख है। और इसी पन्ने पर बताया गया है कि भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर 2025 तक तय किया गया। देखिए, ये शीतकालीन सत्र अक्सर नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलने का समय होता है। और नीतियां तो संसद में बन जाती हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा अर्थव्यवस्था के मैदान में होती है। यही विचार हमें सीधे पेज 25 पर ले आता है। बिल्कुल, जहां आर्थिक और सामरिक निवेश के बड़े आंकड़े मौजूद हैं। हाँ, तो पेज 25 के मुताबिक सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए 7,280 करोड़ रुपए का विशाल बजट मंजूर किया है। बहुत बड़ी रकम है। वही तो। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, महज कुछ चुंबकों के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। और ये रकम तो किसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जैसी लग रही है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो शब्द ध्यान देने वाला है वो है रेयर अर्थ। ये आपके और हमारे फ्रिज पर चिपकने वाले साधारण चुंबक नहीं है। अच्छा, तो ये अलग होते हैं? हाँ, ये नियोडीमियम जैसे दुर्लभ खनिजों से बनते हैं। आज जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं, उनके मोटर्स के अंदर भयानक गर्मी पैदा होती है। हाँ। साधारण चुंबक उस गर्मी में अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन ये रेयर अर्थ मैग्नेट उच्च तापमान पर भी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखते हैं। एक मिनट, तो क्या हम इसके लिए किसी और देश पर निर्भर हैं? बिल्कुल। फिलहाल इस तकनीक और इसके कच्चे माल पर चीन का भारी दबदबा है। तो ये 7,280 करोड़ रुपए का निवेश असल में चुंबक बनाने के लिए नहीं है, तो फिर बल्कि भविष्य की ऊर्जा और रक्षा तकनीक में भारत की आजादी तय करने के लिए है। की बात करते हैं तो उसका असर आंकड़ों में भी दिखता है। पेज 25 पर ही दर्ज है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही है, जो कि एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। बिल्कुल। इसी के साथ इस पेज पर कला और खेल का भी शानदार जिक्र है। इफी 2025 में स्किन ऑफ यूथ नाम की फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। और खेल प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। हाँ, फरवरी 2026 में होने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की सहमेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। अंत में पेज 25 पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में याद किया गया है, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान अपनाया गया था। देखिए, संविधान दिवस का जिक्र एक बहुत ही स्वाभाविक वैचारिक कड़ी है जो हमें सीधे उन महान हस्तियों से जोड़ती है जिन्होंने इस देश का ढांचा तैयार किया। एकदम सही बात है। और यही वैचारिक कड़ी पेज 26 के पहले बिंदु पर नजर आती है। यहाँ भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर के योगदान को नमन किया गया है। उनका योगदान तो अतुलनीय है। बिल्कुल। लेकिन पेज 26 पर सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि वर्तमान की क्षतियों और उपलब्धियों की भी बात है। नवंबर 2026 में 89 वर्ष की आयु में सिनेमा के दिग्गज और ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का निधन हुआ। ये सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है। हाँ,
इसके अलावा खेल जगत से खबर है कि ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब जीता है। और टेनिस में भी भारत का परचम लहराया है। सही कहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेंस सिंगल्स का खिताब लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया। लेकिन इसी पेज पर एक रक्षा सौदे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा सौदा? नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल, जिसका नाम INS माहे है, उसे मुंबई में कमीशन किया गया। मुझे ये समझाइए कि गहरे समंदर के पनडुब्बियों से लड़ने के बजाय उथले पानी के लिए खास तौर पर युद्धपोत क्यों बनाए जा रहे हैं? तो इसके पीछे सीधा सा भौतिक विज्ञान है, यानी अकॉस्टिक्स का खेल है। गहरे समंदर में पनडुब्बी खोजना आसान होता है क्योंकि वहां सोनार की आवाज सीधे ट्रैवल करती है। अच्छा। लेकिन तटीय इलाकों में जहां पानी उथला होता है, वहां सोनार की तरंगें समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं, जिससे बहुत ज्यादा शोर पैदा होता है। इसे रिवर्बरेशन कहते हैं। मतलब एक तरह से आवाज गूंजने लगती है। बिल्कुल। बड़े युद्धपोतों के रडार इस शोर में दुश्मन की पनडुब्बी को नहीं पहचान पाते। INS माहे को इसी शोरगुल वाले उथले पानी में काम करने के लिए विशेष सेंसर्स और कम ड्राफ्ट के साथ डिजाइन किया गया है। कम ड्राफ्ट मतलब? पानी में कम गहराई तक डूबने वाला हिस्सा। हाँ, एकदम सही, ताकि दुश्मन हमारे तटों के करीब आकर कोई जासूसी ना कर सकें। कमाल की बात है, रक्षा की इतनी बारीक रणनीतियां काम कर रही हैं। तो पेज 26 पर राष्ट्रीय सुरक्षा को समझने के बाद अब पेज 27 हमें वैश्विक कूटनीति के अखाड़े में ले चलता है। और कूटनीति का अखाड़ा तो हमेशा दिलचस्प होता है। बिल्कुल। यहाँ जोहान्सबर्ग में हुए G20 समिट की एक चौंकाने वाली खबर है। स्रोत के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु घोषणा पत्र का विरोध करते हुए समिट का बहिष्कार किया। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर आरोप लगाया कि उन्होंने इसे बिना सहमति के थोपा है। ये जानकारी हमें बताती है कि जलवायु जैसे नाजुक मुद्दे पर दुनिया के शक्तिशाली देश भी एक मंच पर आना कितना मुश्किल मान रहे हैं। देखिए, कूटनीतिक बैठकों में इस तरह का बहिष्कार ये स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की जमीन कितनी अस्थिर हो चुकी है। सही बात है। जहां ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय हित जो हैं वो वैश्विक चिंताओं पर हावी हो रहे हैं। और शायद इसीलिए मजबूत घरेलू नेतृत्व इतना अहम हो जाता है। इसी पेज 27 पर आगे बताया गया है कि 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI के रूप में शपथ ली। हाँ, वे जस्टिस BR गवई की जगह आए हैं। जी। और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। इसके अलावा मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बैंकॉक में मेक्सिको की फातिमा बॉश रहीं। और इसी पेज पर कुछ श्रम सुधार भी दर्ज हैं। हाँ, एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। श्रम सुधारों के तहत अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। और राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मतलब राजनीति के इन पुराने चेहरों और नई नीतियों का जो ये संतुलन है वो दिलचस्प है। यही नीतियां और नेतृत्व तय करते हैं कि देश जमीनी स्तर पर क्या उत्पादन और प्रदर्शन करेगा। और वो प्रदर्शन हमें सीधे पेज 28 के आंकड़ों में दिखता है। बिल्कुल। पेज 28 की शुरुआत ही एक विशाल रिकॉर्ड के साथ होती है। 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और खेलों में भी ग्रेटर नोएडा में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक झटके हैं। अरे वाह। सिनेमा की बात करें तो 56वें इफ्फी 2025 की ओपनिंग फिल्म ब्राजील की द ब्लू ट्रेल रही और सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत को विशेष सम्मान दिया गया। वो तो इसके पूरे हकदार हैं। बिल्कुल। लेकिन पेज 28 पर मुझे जिस तथ्य ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो है कुराकाओ नाम का देश। महज 1,56,000 की आबादी वाला ये कैरेबियन देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। सच में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे से शहर की म्यूनिसिपल या गली क्रिकेट टीम अचानक सीधे यूरोप की चैंपियंस लीग में खेलने उतर जाए। सांख्यिकी के हिसाब से ये लगभग नामुमकिन लगता है। देखिए, ये नामुमकिन इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कुराकाओ जैसे देशों की एक बहुत बड़ी आबादी और फुटबॉल प्रतिभा असल में यूरोप में रहती है। जैसे नीदरलैंड्स वगैरह में। हाँ बिल्कुल। जब वो अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं तो उनके पास विश्व स्तरीय पेशेवर अनुभव होता है।
ये सिर्फ आबादी का खेल नहीं है, बल्कि टैलेंट माइग्रेशन का नतीजा है। बहुत ही उम्दा विश्लेषण। तो खेल के इस जश्न से अब हम पेज 29 की कुछ बहुत गंभीर वैश्विक वास्तविकताओं की तरफ मुड़ते हैं। पेज 29 पर क्या है? पेज 29 पर पहली खबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने प्रस्ताव 2803 पारित करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का समर्थन किया है। अच्छा। इसकी ठीक नीचे एक और बड़ी खबर है। बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अपराधों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। ये दोनों ही तथ्य वैश्विक स्तर पर सत्ता और शांति के संघर्ष की कठोर वास्तविकता को सामने रखते हैं। बिल्कुल। भू राजनीति में ऐसे बदलाव दशकों के लिए पूरे क्षेत्र की दिशा बदल देते हैं। लेकिन पेज 29 पर जो तकनीकी तथ्य है, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन से कम नहीं है। ऐसा क्या है इसमें? दुबई एयर शो 2025 में भारतीय कंपनी सागर डिफेंस ने जेनेसिस नाम के एक AI पावर्ड बोट इन अ बॉक्स मॉड्यूल के लिए प्रतियोगिता जीती है। मुझे ये बोट इन अ बॉक्स समझाइए, क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी नाव को रातों रात रोबोट बनाया जा सकता है? तकनीकी तौर पर कहें तो हाँ। नौसेनाओं के लिए हमेशा नई मानव रहित नावें, मतलब ड्रोन शिप्स बनाना बहुत खर्चीला होता है। बहुत पैसा लगता होगा। बिल्कुल। जेनेसिस मॉड्यूल एक ऐसा किट है जिसमें कैमरा, रेडार और AI नेविगेशन सिस्टम एक बॉक्स में आते हैं। अच्छा। हाँ, और इसे किसी भी मौजूदा साधारण नाव पर फिट करके उसे पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी बिना इंसान के चलने वाली स्मार्ट बोट में तब्दील किया जा सकता है। ये रक्षा नवाचार में एक बहुत बड़ा और किफायती कदम है। क्या बात है। और रक्षा से जुड़ी एक और खबर इसी पेज 29 पर है। बीकानेर में भारत और यूके के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित हुआ। सैन्य अभ्यास तो चलते रहते हैं। हाँ, इसके साथ ही एक अनोखा मेडिकल इनोवेशन भी है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE ने भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग घाव ड्रेसिंग लॉन्च की है, जिसका नाम कोलोनॉक्स है। कोलोनॉक्स? जी। लेकिन घाव की ड्रेसिंग में नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम है? नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो हमारी रक्त वाहिकाओं को फैला देता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है। हाँ, जब इस ड्रेसिंग को घाव पर लगाया जाता है तो ये गैस रिलीज होती है, जिससे उस जगह पर खून का प्रवाह तेज हो जाता है। ओहो, खून के साथ ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं, जिससे पुराने या गंभीर घाव जो आमतौर पर जल्दी नहीं भरते, वो बहुत तेजी से ठीक होने लगते हैं। विज्ञान और चिकित्सा का ये कमाल हमें पेज 30 पर एक और वैज्ञानिक उपलब्धि तक ले जाता है। पेज 30 पर क्या नई उपलब्धि है? पेज 30 पर बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने रेयर अर्थ रिसर्च के लिए स्वदेशी सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल मतलब CRM विकसित किया है। इसका नाम है फेरोकार्बोनाइट बार्क B140। एक आम इंसान के लिए ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल क्या होता है? इसे आप एक मानक बांट की तरह समझें। जैसे दुकान पर 1 किलो का लोहे का बांट होता है, जिससे ये तय होता है कि 1 किलो आखिर होता कितना है। हाँ, तराजू वाला बांट। बिल्कुल। वैसे ही रसायनों और रेयर अर्थ खनिजों की रिसर्च में ये CRM एक शुद्धता का पैमाना है। जब वैज्ञानिक अपनी लैब में किसी दुर्लभ खनिज का परीक्षण करते हैं, तो वो अपनी मशीनों को इस सर्टिफाइड मटेरियल से कैलिब्रेट करते हैं ताकि उनके नतीजे एकदम सटीक आएं। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण था बांट वाला। खैर, पेज 30 पर कुछ अन्य खबरें भी हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स का आयोजन, जिसके 9 गोल्ड मेडल का जिक्र हमने पेज 28 पर भी देखा था। हाँ, वही बॉक्सिंग वाला इवेंट। जी, लग्जमबर्ग में हुई GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में तीरंदाज कुशल दलाल ने मेंस कंपाउंड गोल्ड जीता। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सामरिक खबर है। बताइए। दुबई एयर शो 2025 में भारत के LCA तेजस और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। हम दशकों से अपने विमानों का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर क्या दुबई एयर शो में जाने का कोई असल रणनीतिक फायदा है? बिल्कुल है। दुबई एयर शो में तेजस को उतारने का मतलब अब सिर्फ कलाबाजी दिखाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये दुनिया, खासकर मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को एक खुला संदेश है कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान अब ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बाजार तलाशने की कूटनीति है।
कूटनीति के साथ साथ यहाँ राजनीति की भी बात है। पेज 30 बताता है कि बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतीं। अच्छा। और पेज के अंत में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी IITF की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत अच्छी थीम है। देश के अंदर इस एकता और समन्वय की थीम को अगर हम देश के बाहर ले जाएं तो हम सीधे पेज 31 पर पहुंचते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। देखिए, जब देश अंदर से एक होता है ना, तभी वो बाहर की दुनिया के साथ मजबूती से खड़ा हो पाता है। एकदम सही बात है। और पेज 31 पर इसी मजबूती के 3 बड़े उदाहरण हैं। पहला, भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज गरुड़ 2025 नाम का वायु अभ्यास। दूसरा, भारत और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025। और तीसरा, प्रशांत महासागर के ग्वाम में मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए। मतलब एक बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा। हाँ, सैन्य ताकतों के इस प्रदर्शन के बीच इसी पेज पर 2 बहुत ही शांत लेकिन ऐतिहासिक दिवसों का जिक्र है। कौन से दिवस? 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस, और उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस, मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये दिन तो बहुत अहम है। बिल्कुल। विश्व मधुमेह दिवस सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें इंसुलिन की खोज का श्रेय जाता है। एक तरफ देशों की बाहरी सुरक्षा के लिए मालाबार जैसी एक्सरसाइज, और दूसरी तरफ इंसान की अंदरूनी सुरक्षा के लिए इंसुलिन जैसी खोज। अरे वाह, आपने सुरक्षा के इन 2 अलग-अलग आयामों को बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। इंसुलिन की खोज ने जितनी जानें बचाई हैं, वो शायद किसी भी रक्षा उपकरण से कहीं ज्यादा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलजुल कर काम करने की ये भावना हमें पेज 32 की ओर ले जाती है, जहां दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ का जिक्र है, ओलंपिक्स। हाँ, पेज 32 पर जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो है लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी। मैं तो ये पढ़कर ही बहुत खुश हूँ। ये हम सब के लिए एक जश्न की बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि क्रिकेट सिर्फ T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जब टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट माना जाता है, तो ओलंपिक ने T20 को ही क्यों चुना? इसके पीछे विशुद्ध रूप से आयोजन की जटिलताएं यानी लॉजिस्टिक्स काम करते हैं। वो कैसे? देखिए, ओलंपिक में 10,000 से ज्यादा एथलीट आते हैं। हाँ। और पूरा इवेंट 16-17 दिन में खत्म करना होता है। ठीक है। एक टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, और वनडे के लिए भी पूरा 1 दिन चाहिए। हाँ, टाइम तो लगता है। वहीं T20 मैच सिर्फ 3.5 घंटा में खत्म हो जाता है, जिससे आयोजकों को स्टेडियम की शेड्यूलिंग, ब्रॉडकास्टिंग और एथलीट्स के रहने की व्यवस्था करने में आसानी होती है। ठीक है। ये ओलंपिक की रफ्तार के हिसाब से सबसे फिट फॉर्मेट है। ये काफी व्यवहारिक कारण है। पेज 32 पर इसके अलावा पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तथ्य भी हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते दान किए हैं। नवंबर 2025 में पीएम मोदी ने भूटान दौरे पर पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला। जल संरक्षण बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। और अंत में बताया गया है कि जून 2024 से शुरू हुई 18वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। जब लोकसभा की बात आती है तो देश की रोजमर्रा की चिंताएं सामने आ जाती हैं। और शायद देश की सबसे बड़ी चिंता अर्थव्यवस्था के उस हिस्से से जुड़ी है जिस पर हर घर की नजर होती है, यानी रोजगार। जी हाँ, और यही बात हमें पेज 33 के पहले झटके वाले आंकड़े पर ले आती है। क्या आंकड़ा है? पेज 33 पर मॉस्पी मतलब सांख्यिकी मंत्रालय का डेटा है कि जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर 5.2% रही है। अभी हमने पेज 25 पर 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ देखी थी, और यहाँ 5.2% की बेरोजगारी दर है। इन दोनों आंकड़ों को एक साथ कैसे देखा जाए? इसे अर्थशास्त्र में जॉबलेस ग्रोथ की चुनौती कहा जाता है। जॉबलेस ग्रोथ? हाँ, इसका मतलब है कि देश की संपत्ति और उत्पादन यानी जीडीपी तो बढ़वा है, लेकिन वो ग्रोथ ऑटोमेशन, एआई और पूंजी प्रधान उद्योगों से आ रही है। मतलब मशीनें काम कर रही हैं। बिल्कुल। जहां बहुत अधिक इंसानों की जरूरत नहीं होती। इसलिए जीडीपी तो चमकती है, लेकिन रोजगार उस रफ्तार से नहीं बढ़ते। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक पहलू है। इसी तरह की एक और चिंताजनक खबर पेज 33 पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर है।
कौन सी खबर? 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट हुआ। इस मामले को आतंकवाद निरोधक कानून यानी UAPA के तहत दर्ज किया गया है। ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी घटना है। हाँ, लेकिन इसी पेज पर कुछ बहुत ही सकारात्मक, ऐतिहासिक और कूटनीतिक घटनाएं भी हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती स्थापना दिवस मनाया, मतलब 25 साल पूरे किए। अरे वाह! इसके अलावा नवंबर 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भारत से भूटान भेजा गया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में अंगोला का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी। अब मुझे ये बताइए, अवशेषों को किसी दूसरे देश भेजना और अफ्रीका के किसी देश में पहली बार जाना, क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस कूटनीति के मैकेनिज्म को समझें या अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार है। सॉफ्ट पावर? हाँ, जब भारत बुद्धा के अवशेष भूटान भेजता है तो वो दोनों देशों की जनता के बीच एक अटूट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धागा पिरोता है, जिससे कोई भी आर्थिक या सैन्य समझौता नहीं काट सकता। अच्छा। इसी तरह अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों में जाकर भारत पश्चिमी देशों और चीन की आर्थिक पकड़ के बीच अपनी एक भरोसेमंद और सम्मानजनक जगह बना रहा है। इतिहास और संस्कृति की ये कूटनीति हमें सीधे पेज 34 के ऐतिहासिक मील के पत्थरों तक ले जाती है। पेज 34 पर क्या खास है? पेज 34 इतिहास के पन्नों और भविष्य की योजनाओं का एक बेहतरीन मिश्रण है। सबसे पहले वर्ष 2025 में भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में एक बड़ा सम्मेलन, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP30 कहते हैं, वो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया गया। और इसी पेज पर एक तथ्य ऐसा है जो मुझे भारत के विस्तार की कहानी बताता है। अच्छा। एक तरफ हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जिक्र है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में रचा था। और दूसरी तरफ 2025 का जिक्र है, जहां हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। सच में ये बहुत दिलचस्प तुलना है। 1875 से लेकर 2025 तक स्वतंत्रता के गीत से लेकर अमेरिकी सत्ता के गलियारा तक यह 150 साल का सफर वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये सफर साबित करता है कि भारत अब केवल एक भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सीधे तौर पर भागीदारी कर रहा है। इसी पेज 34 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का आंकड़ा है, जो 6 नवंबर को 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित हुआ। ठीक है, तो अतीत और वर्तमान के इन अहम पड़ावों से गुजरते हुए अब हम अपने दस्तावेज के आखिरी हिस्से यानी पेज 35 पर आ गए हैं। और पेज 35 किस बारे में है? पेज 35 पूरी तरह से हमारे संस्थानों की वैश्विक साख और भविष्य की तैयारियों पर फोकस करता है। दस्तावेज के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च संस्थान IIT दिल्ली बना है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, सहकारिता के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में इफ्को और अमूल शीर्ष 2 भारतीय सहकारी समितियां बन गई हैं। देखिए, ये जो रैंकिंग्स है ना, ये केवल सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या है? बल्कि ये दिखाती हैं कि तकनीक और कृषि आधारित उद्योग में भारत का संस्थागत ढांचा अब दुनिया के विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। और इस टक्कर को जारी रखने के लिए भविष्य की योजनाएं भी इसी पेज 35 पर हैं। PM मोदी ने एसटेक यानी इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में RDI योजना कोष को लॉन्च किया है। RDI मतलब रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ये तो रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। जी, साथ ही 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक के रूप में संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। अच्छा। और पेज 35 के बिल्कुल अंत में उन जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक प्रश्न अधूरा छोड़ दिया गया है। कौन सा प्रश्न? महिला वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम कौन सी थी, जिसमें विकल्प के तौर पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दिए गए हैं। हालांकि हमारे पास इस स्रोत में इसका जवाब नहीं है, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल है जो छोड़ दिया गया है। वैसे कभी-कभी कुछ अधूरे सवाल भी आगे और अधिक खोजबीन करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, ये था हमारा
नवंबर 2026.pdf दस्तावेज के पेज 24 से लेकर 35 तक का एक गहरा और विस्तृत सफर। हमने पेज 24 के सिम कार्ड नियमों और डिजिटल जवाबदेही से शुरुआत की, फिर हमने रेयर अर्थ चुंबकों की अहमियत और उथले पानी में काम करने वाले INS माहे के पीछे की साइंस को समझा। हमने ट्रंप के G20 बहिष्कार की कूटनीति से लेकर शेख हसीना के फैसले तक वैश्विक मंच की उथल-पुथल को भी देखा। हाँ, और आखिर में हम AI पावर्ड रोबोट नाव से होते हुए अपने IIT दिल्ली और अमूल जैसे संस्थानों की वैश्विक चमक तक पहुंच गए। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आज की दुनिया में तकनीक, कूटनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि सब आपस में एक जटिल धागे से बंधे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हमने देखा कि हम तकनीकी रूप से जैसे AI जेनेसिस नावे और कूटनीतिक रूप से जैसे G20 और COP30 बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 128 साल बाद क्रिकेट जैसे खेल भी नई सिरे से दुनिया को जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या हमारी नीतियां और संस्थागत ढांचा इस तेज रफ्तार दुनिया के लिए और खासकर जॉबलेस ग्रोथ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा। सोचने वाला विषय तो है। आज के इस